Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, DBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज आपका जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अभी तक आपने जो पढ़ा वो पढ़ा कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। तीन तरह के आपने लेवल ऑफ टीचिंग पढ़े। पहला आपने पढ़ा मेमोरी लेवल, दूसरा आपने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब आप जो आज डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल। ये आप जानते हैं कि जब टीचर क्लास में जाता है तो वो किसी भी लेवल से क्लास में पढ़ाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके जो लर्नर्स हैं उनका क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अगर वो छोटी क्लास के हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, तो हम मेमोरी लेवल करेंगे। यदि वो थोड़े जूनियर हाई स्कूल लेवल के हैं तो हम कौन सा डेवलप करेंगे, कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही लेवल हमारे महत्वपूर्ण हैं। हमें जिस समय जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे हमारे लर्नर है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेस पर ही हम कि भाई कितने बच्चे का हमारा ज्ञानात्मक पक्ष डेवलप। तो आज जो हम अब तीसरा लेवल जो पढ़ रहे हैं, आपने देखा मेमोरी लेवल में हमने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी, बच्चे ने इन्फॉर्मेशन देता रहा, खाली कुछ उसे सोचना नहीं है और बच्चा उसको जो है लर्नर उसको रिसीव करते है ना। उसको हमने रोट मेथड, उसको रटा रटा के, चाहे नंबर हो, चाहे टेबल हो, चाहे अल्फ़ाबेट्स हो, या हमने स्टेट और की जो मैंने आपको बताया था राजधानी बतानी है, मतलब सब इन्फॉर्मेशन फिक्स है, उसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है और बच्चे को उसको हमें केवल लर्न कराना है। इसमें हम लोगों ने मोटिवेशन भी टीचर थोड़ा बहुत यूज़ करता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग वे में उनको रटाएं तो उनको ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि मेमोरी लेवल में केवल इन्फॉर्मेशन देना है और स्टूडेंट को रिसीव करना है, ठीक है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी अब वो उसका यूज़ कर लेगा, है ना। अगर मैंने बताया टेबल में मैंने याद किया था 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, या 2 2 ज़ा 4। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में उसने समझ लिया कि 2 को 2 बार जोड़ते हैं तो 4 आता है, यानी कि उन इंफॉर्मेशंस को उसने यूज़ करके अपनी और भी चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब ये है कि अब वो उन इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेगा किसी भी फैक्ट को समझने में, ठीक। अब है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग में जो आज हमारी है, इसमें जो हम लेक्चर है उसमें आप पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फिर आप मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर रोल ऑफ टीचर और स्टूडेंट, और इसके बाद आपका इसका मेरिट्स। तो हम 1 बाय 1 लेते हैं। देखिए इंग्लिश में मैं लिखती हूँ और हिंदी में बोलती भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, जिससे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं जो बोल रही हूँ आप उसको जैसा समझ रहे हैं उसको आप इंटरप्रिटेट करके लिखिए। तो पेन और कॉपी लेके आप बैठिए। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, इसमें हमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसकी विशेषता है। पहली बात तो देखिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि ये चिंतन स्तर पर शिक्षण है ना। इसमें हम अब इंफॉर्मेशन उसकी मेमोरी लेवल पर आ गई है, बच्चे ने उसको उसका यूज़ करना भी सीख लिया है। अब रिफ्लेक्टिव में क्या है कि अब वो किसी भी तथ्य पर या किसी भी कथन पे रिफ्लेक्ट करता है, अपने विचार देता है ना, चिन्ह या लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करता है। तो अब मेमोरी लेवल और अंडर भी, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसके माइंड में, या उसको उसके जो बेसिक सिद्धांत ही नहीं पता है,
तो वो कैसे कैसे एक्सप्लेन करेगा लॉजिकली। तो अंडर इसका मतलब ये है कि चिंतन स्तर पर केवल एक बच्चा चिंतन करके किसी भी तथ्य पर, किसी भी कॉन्सेप्ट पे, उस पर रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि अब उसके पास इंफॉर्मेशन भी है सारी माइंड में, और उसको वो अब उसका वो यूज करना भी सीख गया है। दोनों चीजें हो गई हैं उसके पास। अब वो रिफ्लेक्टिव लेवल की थिंकिंग आप तभी करेंगे जब बच्चे थोड़े हायर क्लास के होंगे, क्योंकि अब उनकी मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग कंप्लीट हो गई है। तो रिफ्लेक्ट क्या मतलब? चिंतन स्तर पर शिक्षण, है ना, चिंतन स्तर पर। चिंतन स्तर पर शिक्षण, यानी कि इतना आप इसमें समझ गए होंगे। किसी भी तथ्य पर आप देखते क्वेश्चन भी आते हैं ना क्वेश्चन पेपर में कि इस कथन को आप लॉजिकली प्रूफ करिए। तो प्रूफ करने में आपके पास उसके इंफॉर्मेशन, उसके तथ्य, उसके कॉन्सेप्ट होने चाहिए पास में। फिर आप उसको कैसे उस पर लागू करेंगे, फिर आप उसके अपने कथन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली बात इसमें ये हो गई, दिस लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड बोथ MLT, मैं शॉर्ट में लिखूंगी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को ULT। तो इसके अंदर दोनों ही लेवल, इट इंक्लूड बोथ लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। कौन सी बोथ लेवल मैं बता रही हूं आपको? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। जब ये दोनों स्तर की टीचिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी आप क्या करेंगे इसमें, हम तभी इसमें, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग आप एकदम से नहीं स्टार्ट होती है, पहले उसको सिद्धांत पता हो, उसको यूज करना है, तब तीसरा स्टेप रिफ्लेक्ट। तो इसके अंदर बेसिकली दोनों ही तरह की जो है टीचिंग इंक्लूड होती है, दोनों ही तरह के लेवल, है ना, दोनों ही तरह के जो ये इस लेवल पर दोनों ही तरह के लेवल्स इंक्लूड होते हैं। दूसरा क्या है? इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, किसका? हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस। मैंने आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको ऐसे एक डायग्राम करके बताया था ट्रायंगल, उसमें मैंने बताया था सबसे नीचे कौन सा था? मेमोरी, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव जो है सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? थॉटफुलनेस कैसी होती है? हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस। मतलब बच्चा इसमें सबसे ज्यादा सोच विचारता है ना, थॉटफुलनेस। इसमें बिल्कुल भी थॉटफुलनेस नहीं होती है, लेस बिल्कुल। और ये लीस्ट और ये थोड़ी लेस, थोड़ी बीच में इसमें थोड़ी कम होती है, इसमें बिल्कुल नहीं होती है मेमोरी लेवल पे। तो थॉटफुल कभी कभी इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कि सबसे हाईएस्ट लेवल थॉटफुलनेस कौन सा है? सबसे ज्यादा सोच विचार रिफ्लेक्टिव है। इसके बाद है यहाँ पे प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग। इसमें आपका है प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग, मतलब समस्या प्रधान शिक्षण होता है। इसमें टीचर स्टूडेंट के सामने एक समस्या रखते हैं, उस समस्या के सॉल्यूशन से ही बच्चा सीखता है। इसके बाद इसमें जो है कि टीचर जो है स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम रखता है, एंड स्टूडेंट दे स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टीचर पुट्स द प्रॉब्लम, टीचर पुट्स द प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे उसका जो कंटेंट ओरिएंटेड प्रॉब्लम या कोई उसकी जीवन से संबंधित कोई समस्या को रखता है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, ऑफ
स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जो है स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो आपने देखा इट इंक्लूड बोथ लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस और इसके और इसके बाद प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग और टीचर पुट्स द प्रॉब्लम इन फ्रंट द स्टूडेंट, और स्टूडेंट खाली स्टूडेंट के सामने टीचर प्रॉब्लम रखता है, बाकी सारा जो उसको सॉल्व करता है वो कौन करता है, स्टूडेंट करता है। इसके बाद इसके अंदर जो हम इस लेवल की जो टीचिंग है उसको हम दो फेजेस में बांट सकते हैं, टू फेज। कभी कभी ये आ जाता है इसमें टू फेजेस होते हैं इस टीचिंग में। पहला होता है प्रॉब्लम रेजिंग फेज। इसमें टीचर स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम समझा के उसको डिटेल में समझाता है, प्रॉब्लम को बच्चों के सामने रखता है। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। सॉल्विंग तो आपने देखा इसके टू फेजेस हैं, प्रॉब्लम रेजिंग फेज एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्विंग फेज। इसके बाद इसके अंदर इसकी जो ओरिजिन है, जो इसका हमारा जो ये कहाँ से रिफ्लेक्टिव लेवल थिंकिंग का ओरिजिन किस कॉन्सेप्ट से डेवलप हुआ, तो ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जो इट्स रूट, जो इसकी रूट्स है इन कॉग्निटिव कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। ये आता है क्वेश्चन कि इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, तो इसका जो हुआ है इसकी जो रूट्स हैं ये हैज इट्स रूट्स इन कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार, मैंने उसमें भी देखा है, आपके टेट में भी कई बार आया है कि इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी से। इसके बाद इसमें जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, मैं इधर लिख देती हूँ, इसमें इंटरनल मोटिवेशन मतलब बच्चे को अपने आप समस्या को सॉल्व करने की प्रेरणा मिलती है, होती है। ऐसा नहीं कि टीचर ने प्रॉब्लम रख दी और अगर बच्चे के अंदर से मोटिवेटेड नहीं है वो, है ना, तो उसको हम तब वो प्रॉब्लम सॉल्व, ये अपनी हमारी प्रॉब्लम है, जीवन से संबंधित भी अगर कोई समस्या है तो हम अपनी समस्या हम जब तक खुद नहीं उसके लिए हम वो होंगे प्रयत्नशील, तब तक हम उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें इंटरनल मोटिवेशन टीचर स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए जिससे वो अपना उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसके बाद लर्नर सेंटर टीचिंग, सेंटर टीचिंग। तो आपने देखा कि इतनी सारी क्वालिटीज है रिफ्लेक्टिव लेवल में। पहली सब इसमें थॉटफुलनेस है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस है ना। इसकी ये बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसकी जो ओरिजिन है वो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी से इसकी डेवलपमेंट हुई। तो इसमें आपने देखा इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, है ना, दोनों ही लेवल की टीचिंग होगी। मेमोरी लेवल भी इसमें इंक्लूड होती है क्योंकि जो उसने इंफॉर्मेशन ली उसका भी यूज हो रहा है इस लेवल पर, और
उस इंफॉर्मेशन और उसका यूज भी हो रहा है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसके अंदर दोनों ही लेवल की टीचिंग इंक्लूड होती है। अब आपका जो इसके अंदर आता है वो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस टीचिंग के। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपने देखा, जैसे उसमें था कि डिस्क्रिमिनेट करना, रिलेशन करना, है ना, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपने देखा था कि हमने बहुत चीजें उसमें बताई थी कि भाई जो फैक्ट उसको इंफॉर्मेशन पता है, अब वो उन दो इंफॉर्मेशन के बेस पे दो फैक्ट्स को जो सेम है उनको लिस्टिंग कर सकता है, जो डिफरेंट है उनको अलग कर सकता है, स्टेट को अलग, कैपिटल को अलग, या मैथमेटिक्स में टेबल का यूज करके अब वो सवाल करने का, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने लगेगा, जबकि हमने टेबल यूज करी थी, ऐसे नंबर्स याद कराए थे या ABCD सिखाई थी। अब वो उन अल्फाबेट्स से अब और 2 या 3 अल्फाबेट्स के वर्ड्स लिखना सीख गया था अंडरस्टैंडिंग लेवल में। इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले क्या है, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, है ना, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता है कि 2 फेज इंक्लूडेड है, प्रॉब्लम रखता है टीचर, स्टूडेंट उसको सॉल्व करता है। तो टीचर के स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी डेवलप होती है। इसके बाद इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर, इट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, भाई क्रिटिकल थिंकिंग कि बच्चा उसमें क्रिटिक कमेंट कर सकता है किसी कथन पे, तो क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकली वो उसको जो है किसी भी समस्या को सॉल्व करने में वो क्रिटिकल सोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग है। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग किस तरह से हम दो फैक्ट्स को जोड़ के अपने विचारों को उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व। इसमें देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज भी हो सकता है या आप किसी उस पर बच्चे अपना कमेंट्स दे सकते हैं, है ना, तो ये भी है। दूसरा ये है इसमें जो है इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी होती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग कितने, पहली बात ये है क्रिटिकल थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, है ना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सारी थिंकिंग का ये कब यूज होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन सब थिंकिंग का रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में ही, मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम इसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ओरिजिनल थिंकिंग, भाई आदमी अपने भी विचार इसमें डाल सकता है, तो एंड ओरिजिनल थिंकिंग, एंड तो आपने देखा कितनी सारी इसमें हमने कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो इस तरह हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स में। इसके बाद ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, टू मेक द यूज, जो हमने फैक्ट्स बच्चे को याद कराए हैं मेमोरी लेवल में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में, तो उन जो फैक्ट्स को या उसको जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसको वो और उसके आधार पे अपने विचारों को भी बता सकता है ना। तो टू मेक यूज ऑफ लर्न फैक्ट्स, टू यूज मेक लर्न फैक्ट्स ना, जो भी उसने मतलब क्या कहते हैं
एंड एक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग, लर्न फैक्ट्स या उसने जो नॉलेज गेन करी है उसको क्या करता है, फॉर लर्निंग रिफ्लेक्टिव, अपने लर्निंग में रिफ्लेक्ट करता है ना। अगर आप देखते हैं यदि किसी बच्चे के बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बहुत उसको सारी लॉजिकली, किसी भी अगर मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम देती हूँ तो अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर उसको पता है कि भाई टेबल्स याद हैं, उसको नंबर्स ढंग से पता है या उससे फार्मूला अच्छे से पता है, तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, उसके काम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये काम इसको अच्छे से कर रहा है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर। एंड एक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर लर्निंग है ना, जो भी है, द यूज द मैथ लर्न फैक्ट को जो भी हम करते हैं, लर्न फैक्ट्स फॉर लर्निंग। तो आपने देखा टू यूज मेक लर्न फैक्ट्स फॉर लर्निंग। तो इसके बाद आपने देखा कि टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है, कंसेप्टिव थिंकिंग यूज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज यूज होती है, टू यूज मेक इन लर्न फैक्ट्स फॉर लर्न। तो आपने देखा कि फॉर लर्निंग रिफ्लेक्टिव, फॉर लर्निंग रिफ्लेक्टिव, मतलब लर्न का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपने देखा इतने सारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारी थिंकिंग यूज हो रही है, सब फैक्ट्स यूज हो रहे हैं, जो उसने इंफॉर्मेशन लर्न की थी, जो उसके मस्तिष्क में, माइंड में जो डेवलप की गई थी, जो याद कराया गया था मेमोरी लेवल में, वो सारी यूज करके वो अपनी लर्निंग उसमें सब इसमें शो होती है। इसके बाद इसमें क्या है, हम मॉडल ऑफ आरएल, मॉडल मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, इसकी रूट्स है, इट हैज रूट्स का, कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कॉपी पेन से लिखते भी जाया करिए, क्योंकि अपने आप लिखने में जो आप समझ रहे हैं आप उसको पेंसिल से लिखेंगे तो उससे आपको और थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। तो एनीवे अब है आपका मॉडल ऑफ आर, मॉडल ऑफ RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसका जो वो थे, इसके फाउंडर्स थे जिन्होंने आगे बढ़ाया, वो किसने बढ़ाया, हंट, इसने बताया था आपको सबसे पहले, जो हमें बताया वो हंट ने बताया कि इन्होंने जो इसका मॉडल दिया कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में पढ़ाते समय टीचर को किस मॉडल को फॉलो करना होता है। जैसे मैंने बताया था उसमें मेमोरी लेवल पे हार्वर्ड ने बताया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी उसने बताया था, मॉरिसन ने बताया था, और इसमें ये सब बहुत ही जो क्वेश्चंस, ये जो मैं बोल रही हूँ ये आंसर हैं जो आए हुए हैं एग्जाम में। तो मॉरिसन ने कौन से लेवल पे दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे दिया था, और रिफ्लेक्टिव लेवल पे किसने दिया, आपका हंट ने दिया। तो एक बिगी भी इसके वो थे, बिगी भी इसके फाउंडर है, लेकिन जो मॉडल दिया था वो हमारा किसने दिया है, हंट ने दिया है। तो हंट ने जो दिया है, जो उसमें दिया, उन्होंने कई सारे फेजेस दिए हंट ने। सबसे पहली बात ये, क्रिएटिंग ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्रिएटिंग ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ये तो मैंने आपको बताया ही है कि 2 फेज होती हैं, फर्स्ट फेज में प्रॉब्लम बताई जाती है और दूसरे में रेस की जाती है बाय द टीचर। उसके बाद उस प्रॉब्लम का सलूशन कौन निकालता है, स्टूडेंट निकालता है। तो इसके बाद इसमें जो सबसे पहला फेज हो गया क्रिएटिंग ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो स्टूडेंट के सामने टीचर एक प्रॉब्लमेटिक स्थिति या कोई क्वेश्चन या कोई जीवन से संबंधित भी हो सकती है, या आपके कॉलेज संबंधित प्रॉब्लम, या उस कोर्स में कुछ जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई समस्या उसमें करते हैं। ये मैं बावर बता रही हूँ कि ये हायर लेवल
ऑफ, जो कि जब बच्चे के अंदर MLT और ULT दोनों लेवल की टीचिंग के बाद ही ये रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होती है। इसके में आपका इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। फॉर्मेशन हाइपोथेसिस क्या होती है? परिकल्पना, किसी भी प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन, है ना, संभावित समाधान। जैसे कोई समस्या होती है, मालूम मैंने बताया कि भाई उसमें आपके घर में या आपके केमिस्ट्री लैब में कोई टैप में वो नहीं आ रहा है, नल नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप इससे क्या सोच सकते हैं? हो सकता है ये इसका टैप ही खराब हो, या टंकी में पानी खराब नहीं ख़त्म हो गया हो, या मेन लाइन में ब्लॉकेज है, या इसके सिंक में प्रॉब्लम है, सिंक की पाइप में प्रॉब्लम है। तो आप ये 3-4 बातें सोचिए कि इस तरह हो सकता है, या ये या ये या ये। तो दिस इज नोन एज हाइपोथेसिस, कि इसमें से एक कोई कारण होगा। तो हाइपोथेसिस क्या है? कि किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। तो जब सिचुएशन, समस्या सामने रख दी है टीचर ने, अब बच्चा उसकी हाइपोथेसिस बनाता है कि इसका समाधान ये भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको जस्ट केमिस्ट्री लैब में आपका टैप में, सिंक में पानी नहीं आ रहा है, तो आप ये सिचुएशन है, तो इसमें कैसे होगा कि भाई क्या इसी सिंक में नहीं आ रहा है या सारे सिंक में नहीं आ रहा? अगर सारे सिंक में आ रहा है तो इसका मतलब मेन लाइन ठीक है, इसी सिंक के नल में प्रॉब्लम है। यदि सब में ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेन लाइन में प्रॉब्लम है। मेन लाइन में नहीं है तो इसका मतलब पानी टंकी में खत्म हो गया है। तो आपने देखा, ये सब आपने जो लिख लिए पेन से, ये सब क्या हो गए? हमारी परिकल्पना। ठीक है, इसके बाद है वेरीफाई द हाइपोथेसिस। अब भाई हमने इतनी सारी जो परिकल्पना लिखी हैं, उसमें से एक ही सही होगी ना, तो उसको अब हम वेरीफाई करेंगे कि इन वाली हाइपोथेसिस, अब हमने जो भी 5, 2 या 3 हाइपोथेसिस बनाई है, उन हाइपोथेसिस के तहत हम काम करेंगे। भाई पहले देखेंगे पहले हम क्या सबकी वो है खराब, सब में नहीं आ रहा है, तो हम सबको चेक करेंगे। इसका मतलब सब में आ रहा है, इसका मतलब हाइपोथेसिस वाली हमारी ठीक नहीं है। यानी कि इसके बाद फिर मैं देखूंगी क्या मेन लाइन में प्रॉब्लम है, मेन लाइन में भी नहीं है, तो उसको मैंने हर हाइपोथेसिस को मैं वेरीफाई कर लूँ। ऊपर टंकी में पानी नहीं है, फिर जाके देखा तो टंकी में पानी है, इसका मतलब सब चीज़ तो कौन सी हाइपोथेसिस सही हुई? कि इसके टैप में ही कुछ खराबी है। तो हमने हर हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया। इसके बाद है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ, तो भाई डेटा के आधार पे तो हम हाइपोथेसिस को सेलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ कि आपने जाके देखा, फिर टैप चेक किया। तो ये तो मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी और भी जो समस्या होती है आपकी, आपको मतलब जो भी चीज़ देखनी है लॉजिकली देखनी है, उसकी क्या बेसिक्स हैं। तभी तो मैंने बताया क्रिटिकल है, अंडरस्टैंडिंग, वो क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, सारी थिंकिंग का हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। भाई अब हमने देख लिया कि भाई ये वाली हाइपोथेसिस हमारी सही है। इसके बाद कंक्लूजन, तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये। कंक्लूजन तक हमारा एक सॉल्यूशन निकल आता है, जिसको हम एक्सप्लेन करके फिर बोलते हैं। तो ये हंट ने बताया रिफ्लेक्टिव लेवल मॉडल है। इसमें आप देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन होती है, फिर बच्चे उसका समाधान निकालते हैं। हाइपोथेसिस समझ में आ गया, इट इज़ द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। कई सारे प्रॉब्लम्स हम मतलब परिकल्पना है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब उसमें से एक जो है आपका क्या होता है?
भाई जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई हमारे पेट में पेन है, डॉक्टर पूछता है तो डॉक्टर आपसे इंक्वायरी करता है, उसके बाद वो अपने सोचता है कि हो सकता है पेट में लीवर की प्रॉब्लम है, स्टोमक की प्रॉब्लम है, फिर आपसे इंक्वायरी करते 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 फिर वो टेस्ट लिखता है, उस टेस्ट को जाके जब आप लाते हैं तो उसमें आप वो उस समय वो कई चीज़ हो सकता है, स्टोमक में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम, जब टेस्ट आ जाता है तो कंफर्म हो गया, तो इनकी वो हाइपोथेसिस हमारी सेलेक्ट हो गई। डॉक्टर सब भी कुछ हाइपोथेसिस बना के चलते हैं कि भाई हो सकता है ये तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो भी आपसे डिटेलिंग में बात करते हैं डॉक्टर खाने के बाद होता है, खाने से पहले होता है ना, या किस समय सुबह के समय जाता होता है, तो जो भी वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे टेस्ट होते हैं, तो जिसपे वो उनके मन में भी परिकल्पनाएं बनती हैं, तो जो भी कोई समस्या है तो इससे बच्चे को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को भी सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। इसके बाद आपका जो वो है रोल ऑफ टीचर इसमें क्या होता है। अब इसमें रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर क्या है, आपने देखा मेमोरी लेवल में टीचर ही डोमिनेट था, अथॉरिटेरियन रोल था टीचर का, है ना, भाई वही जो बताता जा रहा था वही बच्चा यार उसे कुछ नहीं सोचना था। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चे ने अपनी नवीन नॉलेज को और पुरानी नॉलेज को दोनों को जोड़ के एक नए तरह से उसको यूज़ करना सीख लिया था। तो इसमें आपने देखा कि अब इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर क्या करता है, उसका क्या रोल है। पहले तो ये नॉट डोमिनेट, प्रभावी नहीं होता है, बच्चे भी फ्री होते हैं और टीचर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होता है, ना ही ऑथोरिटेरियन होता है ना, कि ना ही उन पर ज़्यादा अपना ऑथोरिटी दिखाता है, तो डोमिनेट नहीं होता है। दूसरा यह है कि डज नॉट टेल एनी फैक्ट एंड जनरलाइजेशन, डज नॉट टेल एनी फैक्ट एंड जनरलाइजेशन। जैसा आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल में देखा था, टीचर बच्चे की सहायता से जनरलाइज करने का, है ना, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आपने सब चीज़ों एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल दिए थे कि सरस्वती का वाहन कौन है, हंस, विष्णु का गरुड़ और कार्तिकेय का मोर। तो जब आपने एग्जाम्पल दिए थे तो जनरलाइज निकल गया था कि तीनों ही बर्ड हैं। तो जनरलाइजेशन में आपने क्या देखा कि बच्चे की हेल्प करता है टीचर, बच्चा जनरलाइजेशन करता है या टीचर भी इनकी सहायता से जनरलाइजेशन, जैसे नाउन की डेफिनेशन जब पढ़ानी होती है तो बच्चे के सामने एग्जाम्पल रखा जाए, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा, क्योंकि उसे फैक्ट पता है, बर्ड्स के नेम पता है, तो अब उसने उस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जनरलाइज। अगर उसको उसके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो कैसे जनरलाइजेशन करेगा, तो जनरलाइजेशन कैसे, उसका मेमोरी लेवल पे जो बताया गया था उसको यूज़ किया। अब इसमें क्या है कि टीचर जो है डज नॉट बट मेक ए स्टूडेंट डिस्कवर देम, लेकिन टीचर जो है स्टूडेंट जो है खुद डिस्कवर करता है ना, डिस्कवर बाय स्टूडेंट, मतलब कुछ बताता नहीं है टीचर, ना इंफॉर्मेशन बताता है, ना कोई फैक्ट बताता है, ना जनरलाइजेशन है, कि बच्चा जो है खुद ही क्या करता है, डिस्कवर दैट, डिस्कवर बाय स्टूडेंट, डिस्कवर बाय स्टूडेंट्स। तो जनरलाइजेशन और वो तो सब अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे को सब सिखा दिया है ना, तो अब रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचर नहीं बताएगा, स्टूडेंट खुद ही उसको क्या करेगा, खोजेगा। इसके बाद क्या है, इंगेज, इसमें स्टूडेंट को व्यस्त रखा जाता है कहाँ पे, कि ट्रूथ और लर्निंग के लिए, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, एंगेज स्टूडेंट कहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, मतलब जो भी सत्य है, जो भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, उसको डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ
और लर्निंग। है ना। तो इंगेज काय में करता है, इसमें क्या करता है, इंगेज में क्या देखा आपने कि टीचर्स को जो है सारे समय स्टूडेंट जो है लर्निंग अधिगम में व्यस्त होते हैं और क्या कहते हैं कि जो भी उस सॉल्यूशन निकालना उस प्रॉब्लम की सत्यता सच्चाई या ट्रुथ के लिए, मतलब जो भी उसका वास्तविक सॉल्यूशन है, जो भी हाइपोथेसिस सही है, पूरे समय हमारे लर्नर जो है बिजी रहते हैं, मतलब इंगेज रखा जाता है। इसके बाद कि इसमें टीचर का काम क्या है, केवल रेज द प्रॉब्लम को बच्चों के सामने रखना। उसके बाद इनिशिएटिव लेना, भाई इनिशिएटिव तो ले गई टीचर कि भाई उसको हम कैसे बच्चों को शुरुआत उस प्रॉब्लम की करवाएगा। उसके बाद डिस्कशन और इंटरेक्शन इसमें बच्चे और स्टूडेंट के बीच में रहता है। तो रेज प्रॉब्लम क्या करता है, फोर्थ है रेज प्रॉब्लम, है ना। इंटरेक्शन रहता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन तो रहेगा ही, डिस्कशन भी चलता है। ये सब हमारे टीचर के रोल हैं कि मेन इसमें टीचर खाली, आपने देखा कि इस टीचर खाली प्रॉब्लम्स रखता है, बाकी सारा काम जो है स्टूडेंट ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगाता है। लेकिन हाँ, टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन रहता है, उसकी हेल्प करता है, लेकिन बताएगा नहीं। जनरलाइजेशन और फैक्ट्स कुछ बच्चे को नहीं बताएगा, वो खुद ही उसको यूज करना है। इसके बाद हम इसके मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या है इसकी, क्या इसकी विशेषताएं हैं मेरिट्स की। तो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर, प्रॉपर डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल पावर। जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपस में भी बात होगी, टीचर की स्टूडेंट्स की बात होगी, तो ये इंटेलेक्चुअल पावर जो है बढ़ता है। इसके बाद फ्रीडम फ्रॉम रिजिड कोर्स, फ्रॉम रिजिड कोर्स, मतलब जो भी आपका ट्रेडिशनल कोर्स है उससे थोड़ा हट के पढ़ाया जाता है बच्चे को प्रॉब्लम। तो जो हमारा बच्चे का रिजिड जो एक परंपरागत कोर्स होता है उससे बच्चे को हट के पढ़ाया जाता है। इसके बाद टीचर जो है, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन teacher and student become strengthened, मतलब मजबूत होता है। टीचर स्टूडेंट के बीच में भी इंटरेक्शन रहता है, तो क्या होता है इनके बीच में रिलेशन जो है कैसा होता है, हमारा मजबूत होता है। और क्लासरूम जो बिकम डेमोक्रेटिक, बिकम कैसा होता है, डेमोक्रेटिक और लाइवली एंड इंटरेक्टिव। तो आपने इसमें
ये सब पढ़ा कि भाई किस तरह से हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। इसमें हम मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग जो लेवल का हम क्या दोनों ही तरह की टीचिंग इसमें इंक्लूड होती है। इंफॉर्मेशन बच्चे को पता होगी, फिर उसको यूज़ करना आना चाहिए, तब वो किसी भी उस पर तथ्य पर या किसी समस्या पर रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, किसी अपने विचार प्रदर्शित करेगा। तो ये जो है हमारी हायर जब डेवलपमेंट बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, तभी हम इस लेवल की टीचिंग का यूज़ करते हैं, मतलब जब बच्चे हायर स्टेज में होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा है, इसमें विशेषताएं बताई गई, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बताए आपको, इसके बाद हंट ने और बिगी ने इसके जो है प्रवर्तक थे जिन्होंने इसको जो यूज़ किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, ये कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, इट हैज़ रूट्स इन द कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी। इसके 2 फेजेस मैंने बताए, प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर खाली प्रॉब्लम रखता है, स्टूडेंट इसमें उसको सॉल्व करता है खुद ही। कुछ फैक्ट या जनरलाइजेशन भी टीचर नहीं बताता है। आपने देखा कंक्लूडिंग सेक्शन में भी आपने देखा कि हमने जो है इसमें जो हमने मेरिट्स बताई, इंटेलेक्चुअल पावर है, पावर आपने देखी कि इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ रही है। रिजिड कोर्स से बच्चे को क्या मिल रहा है, एक स्वतंत्रता मिल रही है। बच्चा ये नहीं कि उसी जो कोर्स हमारा है उसी में ही बच्चा जो है जूझ रहा है या वही ट्रेडिशनली तरह से टीचर पढ़ा रहा है। इसमें बच्चे को प्रॉब्लम दे दी जाती है, वो उसको अपने फैक्ट्स को यूज़ करके हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि आपने लेवल ऑफ टीचिंग जो पढ़े वो 3 पढ़े, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तीनों में ही मैंने लगभग एक ही पॉइंट्स के तहत मैंने डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स, उसके मॉडल, रोल ऑफ टीचर और हमारा क्या है उसमें रोल ऑफ टीचर और उसके मेरिट्स। इसमें क्वेश्चन कई तरह से आते हैं। बेसिकली इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये बहुत मॉडल्स पे बहुत आता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल का मॉडल मॉरिसन ने, रिफ्लेक्टिव लेवल का मॉडल हंट ने और उसका हार्वर्ड ने मेमोरी लेवल का। तो आशा करती हूँ कि ये सेशन आपका नॉलेजेबल रहा होगा और अगले सेशन में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।